बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सिंध के इलेक्शन में शिकस्त के बाद इमरान खान की एक और शिकस्त। अब वो असेंबली में वापस जाने को तैयार हो गए हैं। उनका बयानिया पिटता जा रहा है, हर चीज से उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। परवेज इलाही की भी पार्टी खत्म हो रही है। पार्टी तो मौजूद रहेगी लेकिन परवेज इलाही उसमें मौजूद नहीं होंगे और अब वो जम हो रहे हैं काफ लीग में। देखें उनका मुस्तकबिल क्या बनता है। जो उनकी अयाशी थी, चीफ मिनिस्टरशिप और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्हें अब क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मरियम नवाज तो वापस आ रही हैं लेकिन हमजा शहबाज नहीं आ रहे। क्या पार्टी में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होगी? हमें वो ख्वाजा साहब का बयान भी कल का याद होगा आपको, तो उस हवाले से बात है। और बड़ी अहम खबर यह है कि बाजवा साहब वैसे तो दुबई के सड़कों पर खड़े हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिनसे मिलकर अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, अपनी चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साफ जवाब मिल रहा है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जी बाजवा साहब, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। यू टर्न के बादशाह, दिलों के बादशाह। वैसे तो वो दिलों के ही प्राइम मिनिस्टर और दिलों के बादशाह रहेंगे, जो हम माजी में भी देखते रहे हैं। चूंकि उनके मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सजाएं होनी हैं, नाअहलियां होनी हैं और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जेल भी जाना पड़ेगा उन्हें भी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद बुशरा बीबी को भी जेल जाना पड़े। तो ये सारे मामला हमारी सियासत का हिस्सा हैं और उसी के मुताबिक चलेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बड़ा यू टर्न ले लिया है और इस असेंबली को, जिसको वो फ्रॉड कहते थे, इस असेंबली को जिसमें बैठे हुए लोगों को वो चोर और डाकू डिक्लेयर करते थे, इस असेंबली को जिसको वो लीगल मानते ही नहीं थे, इस हुकूमत को जिसका वो वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, इस वजीर आजम को जिसको वो प्राइम मिनिस्टर की बजाय क्राइम मिनिस्टर कहते थे, उस प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने के लिए, उसके साथ मुशावरत करने के लिए, उस असेंबली में बैठने के लिए फिर प्लान बना रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही हमें पता था, अगर वो असेंबली छोड़ना चाहते तो इस्तीफे मंजूर कराना कोई बड़ी गेम नहीं थी, लेकिन वो स्टेप वाइज देख रहे थे कि कितना मार्जिन उन्हें मिलता है, कहां कहां ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उनकी तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं, उनके तमाम कोशिशें। आप ये देखें कि 9 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2022 गुज़िश्ता साल 9 माह से ज़्यादा टाइम गुजर गया है। जितने उन्होंने प्लान बनाए हैं, जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, जो उन्होंने अपने टारगेट्स बनाए हैं, उनमें से एक भी नहीं पूरा उसका, सिवाय एक उसके पंजाब असेंबली को तोड़ने के। उसमें भी दूसरा बाकी है। केपी की असेंबली आज की तारीख में उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि आज उन्होंने असेंबली तोड़नी है। देखते हैं वो तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। फिर उन्हें महफूज पनाहगाह कहाँ मिलेगी? क्या उन्हें कोई ऐसी क्या कहते हैं श्योरिटी है, कोई उन्हें यकीन दहानी कराई जाती है कि उन्हें कोई मदद मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। आप ताज़ा तरीन जो मामलात हैं वो आपने देख लिए हैं। कराची का इलेक्शन भी हमारे सामने, सिंध का बल्कि पूरा। हैदराबाद में तो बिल्कुल सफाया हो गया उनका। शायद मेरा ख्याल है वो 200 से ज़्यादा सीट्स थी, उनमें से एक सीट उन्हें मिली है, ये शायद 2-3 और मिल गई हों। बहरहाल वो तकरीबन ना होने वाली बात है। और कराची में भी वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो अब तो मजाक ये हो रहा है कि वो 2 तिहाई अक्सरियत लेने का कहते थे, वो 2 तिहाई अक्सरियत से शिकस्त खा बैठे हैं। तो बुरा हाल है उनका पार्टी का। हाँ, अगर जमात इस्लामी उन्हें सपोर्ट करे तो मुमकिन है कि वो बल्दियाती हुकूमत में जो लोकल गवर्नमेंट बननी है उसमें डिप्टी मेयर मुमकिन तौर पे, अगर वो जमात इस्लामी को मेयर की सीट दे दें और ख़ुद डिप्टी मेयर की लेना चाहें तो मुमकिन है कि शायद इस तरह का कोई उनका सेटअप बन जाए। लेकिन अभी तो मेन उसका नतीजा आया है। अभी जो रिज़र्व सीट्स हैं, जिसमें ख़वातीन की सीट्स हैं, अक़लियतों की सीट्स होंगी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो सारा मिल के फाइनल नंबर क्या आता है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अनएक्सपेक्टेड था बहुत से लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी का तो ख्याल था, वो तो पहले से ऐलान कर रहे थे। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो कहते थे कि 16 तारीख को हमारा जाला एक वहां पर मेयर बन जाएगा। तो अभी बहुत क्लियर पोजीशन तो नहीं है कराची की, लेकिन फिर भी वो लीड ले रही है पीपल्स पार्टी। 93+ में उनकी सीट्स हैं अभी तक, जितने नंबर्स 235 का जो रिजल्ट आ गया है। और तकरीबन 11 पे अभी बाद में दोबारा इलेक्शन होना है, देखते हैं उसमें कौन मजीद कितनी सीटें लेता है। लेकिन पीटीआई के लिए बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है कि वो पार्टी जिसने वहाँ से बहुत सारी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें जीती, वो वाइप आउट हो रही है। आप ये देखें कि उनका जो मेयर का उम्मीदवार थे खुर्रम शेर जमान, जो कि एमपीए भी हैं, वो अपनी सीट हार गए हैं। काउंसलर नहीं बन सके, वो यूसी की सीट हार गए हैं। ये तो इनका हाल है। मतलब वो जो ही उस साया सर से हाथ उठा है, यतीम हुए हैं सियासी तौर पर, कोई पूछने वाला ही नहीं रहा उन्हें बेचारों को। मतलब वो आखिरी भी इलेक्शन
अक्टूबर में था, उस वक्त तक पुराना सेटअप चल रहा था। बाजवा साहब की बहुत सारी बातें होती हैं कि वो क्या क्या कर रहे थे, किसको लेके चल रहे थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे। हमें दिखाने के लिए तो बड़ा बातें उन्होंने की हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो चुके थे। मुझे तो लगता है वो ए पॉलिटिकल पार्टी थे और हमें पार्टी नहीं पता चलता था, हमें सिर्फ ए पॉलिटिकल सुनाई देता था। तो वो बराह रास्त हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। और उसमें एक अहम खबर जो मैंने शुरू में जिक्र किया, बाजवा साहब आखिरी वक्त तक सारी चीज़ों में अपनी कोशिश करते रहे, अपनी वो एक्सटेंशन लेने के लिए, अपनी मर्जी का सेटअप बनाने के लिए। वो किसी चीज़ में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि रिटायर होने के बाद भी वो भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ ज़राए से ख़बरें हैं कि वो बड़ी अहम शख्सियत से मिलते हैं और बार बार उन्हें कुछ मशवरे देने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ वो जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसके बारे में ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है, इज़्ज़त एहतराम वाला मामला है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा, मतलब वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि बाजवा डॉक्ट्राइन अभी भी चल रही है, तो ये उसका बिल्कुल उलट खबर आ रही है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके मशवरों पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्हें कहा गया कि ठीक है सर, आप अब चले गए हैं। और अच्छा, जहाँ तक उनके अपने मसाइल हैं जो उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, सबसे बड़ा तो इमरान खान साहब खुद हैं जो उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो और दूसरे जावेद चौधरी साहब, असल में जावेद चौधरी साहब तो नहीं है, बाजवा साहब खुद ही अपने खिलाफ एक FIR काटने की मूड में हैं, तो वो किए जा रहे हैं। तो उसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से कोई उन्हें एक्स्ट्रा जो है उनको सपोर्ट नहीं मिल रही कि कोई उनके लिए क्लैरिफिकेशन देने आए, कोई उनके लिए वजाहत दे, कुछ भी नहीं आया। उन्होंने छोड़ दिया कि हर कोई अपना अपना खुद करे। फ़ौज का जो काम है, वो जो उनका रोल है आइन में दिया हुआ, वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में वो लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इमरान खान साहब हों या बाजवा साहब हों, आपस में लड़े, आपस में एक दूसरे के बारे में पोल खोलें। इमरान खान साहब का तो कमाल ही है ना, वो तो किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं। अभी जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से उनका बयान एक शाया हो गया है, मज़हर बल्लाज साहब के हवाले से, मज़हर बल्लाज साहब ने अपने कॉलम में लिख दिया है, इंतहाई खौफनाक चीज़ है। मतलब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो दीगर इदारे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब क्या ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। ट्रस्टवर्दी तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, मतलब जो कुछ वो कर रहे हैं, दुनिया भर में जब आप हुकूमत में होते हैं, जब आप बड़ी पोजीशन पर बैठे होते हैं, तो वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो एक बहुत बड़ा लेवल होता है ना। आप मेन सीट पर बैठे हुए हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं आप, तो वो बातें आकर लोगों को सुना रहे हैं, सच और झूठ दोनों सूरतों में। और सबसे इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि इमरान खान साहब झूठ भी अपनी तरफ से बोल जाते हैं। आपको याद होगा, मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ कई मरतबा, फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल का, कि वो फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल आई और मैंने सुनने से इनकार कर दिया। मैंने कहा जी मैं मसरूफ़ हूँ। यार क्या इंसान है वो, मतलब उन्हें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के, अपने सिफारती ताल्लुकात के, अपनी पोजीशन के, अपने मुल्क के वक़ार के, अपनी मुल्क की इज़्ज़त के, किसी चीज़ का भी कोई ख्याल नहीं है उनके ख्याल में। सिर्फ अपनी ज़ाती जो है ना खुद नुमाई, अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो झूठ बोलें, सच बोलें, किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, कोई ऐसी बात कह दें जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले घड़ियाँ बेचना तो अलग बात ही ना, वो तो एक और ही स्टोरी है, लेकिन बार उनकी मर्जी है, वो चला रहे हैं। और अब तो वो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को भी अपने साथ मिला लिया है। और परवेज़ इलाही साहब ने फाइनली ज़म होने वाली बात जो है, वो खैर वो ज़म होने का टर्म गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो काफ लीग को ज़म नहीं कर सकते क्योंकि काफ लीग के प्रेसिडेंट हैं चौधरी शुजात साहब, और उन्होंने तो पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दे दिया है, उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करके उन्हें शोकॉज़ नोटिस दिया है। हाँ, वो अपनी ज़ाती हैसियत में वो और उनके साहबजादे मोनस इलाही साहब दोनों PTI में शामिल हो सकते हैं और वो हो जाएंगे। हाँ, सिर्फ उसमें एक नुकसान होगा, इमरान खान साहब पे तो खैर ट्रस्ट उनकी अपनी पार्टी के कोई लोग नहीं कर सकते। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब जो उनके क्लोज मोस्ट लोग थे और जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इमरान खान साहब पे, वो नहीं बेचारे कुछ हासिल कर सके रिटर्न में। तो परवेज़ इलाही साहब किस खेत की मूली हैं। परवेज़ इलाही साहब जब तक इंडिपेंडेंटली काफ लीग में थे, वो एक अलग पार्टी चला रहे थे, तब तक वो इस मुल्क में मुस्तकबिल में भी आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टरशिप, डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप और इवन चीफ मिनिस्टरशिप, इसके लिए वो कैंडिडेट रहते। लेकिन अब जब वो उसमें PTI में शामिल हो जाएंगे, हाँ फिर मुमकिन है एक MNA बन जाए, कोई एक मिनिस्ट्री भी मिल जाए, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन बहरहाल अब उनकी बस जो है वो मिस हो चुकी है, वो आगे चल पड़े हैं। अब तो जो भी होगा वो उनके सामने आ ही जाएगी बात। और वैसे तो वो जो प्लानिंग बना रहे हैं शहबाज शरीफ के हवाले से,
आपने सुन ही लिया है, एक ऑडियो लीक जो आई है एक खातून MNA को अगवा करने के लिए, हुसैन इलाही और वजाहत हुसैन साहब, चौधरी वजाहत हुसैन साहब, मुबीना तौर पर उन दोनों की वो ऑडियो है, और जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद को आप वोट लेना हुआ तो हम अपनी एक MNA को, जो कि बुज़ुर्ग हैं, एजेड खातून हैं, उनको अगवा कर लिया जाएगा। तो ठीक है, अब ज़ाहिर है वो इमरान खान के साथ हैं, इस हुकूमत में रहे हैं, सब कुछ है, तो अगर वो इन्हीं कामों पर उतर आए हैं तो ये भी करके देख लें। ये कौन सा कोई नई चीज़ है, पहले भी बहुत मरतबा हो चुकी हैं ऐसी चीज़ें, तो एक मरतबा और सही। ये सिर्फ ये हुआ कि ये एडवांस में पता चल गया, खुलकर बात सामने आ गई है, तो वो हो गया। हाँ, मरीम नवाज़ साहिबा वापस आ रही हैं। इस सारे सियासी अमल में क्या होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा की वापसी नून लीग के लिए बड़ी ज़रूरी है। एक जो बड़ी वाज़े एक मिसाल हमें मिली है वो सिंध के इलेक्शन है कि पीपल्स पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एफर्ट्स करके उन्होंने मुकाबला किया। अच्छा, उसमें हार जीत भी हो सकती थी, इवन कराची में जो मुझे लग रहा है कि शायद जमात इस्लामी और PTI मिलकर अपना मेयर और वो सारा सिस्टम भी बना लें, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुकाबला किया है। नून लीग मुकाबले से आउट बैठी थी, ये बड़ा ज़रूरी है। नून लीग में सबसे अहम जो पर्सनालिटी है, जो क्राउड पुलर है, जो लोगों को साथ लेके चल सकती है, जो अपने पुराने वोटर्स को वापस ला सकती है, जो लोगों में जोश और जज्बा पैदा कर सकती है, वो पर्सनालिटी है मरीम नवाज़। और वो सीन से आउट थी, वो वापस आ रही हैं। एक्सपेक्टेड है 22 तारीख को उनकी वापसी, 22 मतलब इस वीकेंड पर वो आ जाएंगी। लेकिन हमजा शहबाज नहीं आ रहे और उसमें ख़बरें अच्छी नहीं हैं। ख़बरें ये है कि पार्टी में आपस में लोगों के मसाइल हैं। हमजा शहबाज शायद नाराज़ हैं, उनका ख्याल है कि अगर मरीम आ जाएंगी तो सारी चीज़ें मरीम के हाथ में होंगी और वो बीच में से आउट हो जाएंगे। उन्हें सोचना चाहिए कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मुल्क की, अगर वो मिलकर चलेंगे, कम से कम उनकी फैमिली तो मिलकर इकट्ठे चले, उसमें तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। चले ख्वाजा साहब ने बयान दिया कि वो ख़ानदानी सियासत है या इस तरह का, जज्बाती होकर कोई भी बयान दे सकते हैं, और ये फैक्ट है। हमारे मुल्क में ख़ानदानी सियासत जो है, मौरूसी सियासत जिसको हम कहते हैं, वही चलनी है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड अभी फ़िलहाल इसी तरह का है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पार्टीज़ को इस्टेब्लिश होने में, लोगों की लॉयल्टी शख्सियात की बजाय मोटो के साथ और मैनिफेस्टो के साथ बनने में अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी तो हमारे मैनिफेस्टो बनते हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए, कि एक फॉर्मेलिटी है, आखिरी मोमेंट्स पे बनाया और वहाँ जमा करा दिया। तो हाँ, जब वक्त के साथ साथ ये चीज़ें हो जाएंगी, लोग प्रोग्राम देखेंगे, लोग आइडियाज़ देखेंगे, लोग उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे पार्टीज़ की, और उसके मुताबिक जब वोट देने का प्लान बनेंगे तो फिर ये मौरूसी सियासत वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। तो उस वक्त तक इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इन लोगों को लेकर चलना है, इनके लिए काम करना है, लोगों की इकॉनमी के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म साहब से हम बार बार बात करते हैं, ये फिर 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रख ली गई हैं। अगर लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, वो लोगों को रिलीफ देना चाहिए। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें हर रोज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, आप पर प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, तो कोई ना कोई वे आउट निकालें कि कहीं तो हमने रिलीफ देना है, लोगों को भी तो रिलीफ देना है। फिर वो सैलाब ज़दगान है, बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए इमदाद के वादे तो आ गए हैं, लेकिन उसको कोई अमली शक्ल नज़र आनी चाहिए। लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने ही काम करना होता है। तो हम भी सब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। शुक्रिया।